नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2026 का 16 और 17 मार्च का एग्ज़ाम रिव्यू देखेंगे मैथ्स का, ठीक है। और इसमें 30 क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द पेपर जो अभी अब आ रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर बेस्ड करेंगे। ओके, हम लोग उतना ही नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड वो सारे टाइप्स क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे, या फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कौन कौन से टाइप्स है जो आपको एग्ज़ाम में करके जाने हैं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो रिव्यू है और ये जो एनालिसिस है ना, आपको पेपर में ऐसा ही देखने को मिलेगा। मैंने क्या किया, देखो पेपर तो मैं एग्जैक्ट पेपर ले नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस पर बेस रखा है, मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो अरिथमेटिक हो चाहे एडवांस को। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो, ठीक है। उसके बाद मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा और आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। कौन कौन सा इसमें पढ़ना है। जैसे ये है पहला क्वेश्चन कि 12,405 रुपए की राशि को पी क्यू आर, देखो इसमें बांटा जा रहा है, वितरित किया जा रहा है, यदि उनके संबंधित हिस्सों में क्रमशः 10, 5 और 20 रुपए काट लिए जाते हैं। अगर मतलब सब में बांटने के बाद 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये काट लिए जाते हैं, तो रेशियो जो हो जा रहा है 3:4:5 के अनुपात में होती है। तो क्यू का मूल हिस्सा बताना है। अब एक बात बताओ, इसको करने के दो तरीके, एक तो आप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, मैं बताऊंगा सारे तरीके और सारे टाइप्स भी जो अभी पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। अगर इतना हिस्सा उनके काट लिया जाता है तो रेशियो ये हो जा रहा है। तो एक तो ऑप्शन तरीका कर सकते हो या एक तो बेसिक तरीका कर सकते हो। तो बेसिक तरीका इसको करने का क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये काट लोगे, उसके बाद अगर मैं इसमें माइनस कर दूँ इसको पूरा टोटल और इसको डिवाइड करूंगा 3:4:5 में, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहोगे बांटने के बाद ये जो पैसा कट जाएगा ना, वो कितना, उसके बाद कितना बचेगा। तो 12,405 रुपये था, इसमें से 25 से हो जाएगा 45 रुपये, माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 12,060 रुपये हो जाएगा, 360 रुपये, सॉरी, 12,360 रुपये हो जाएगा। ये तो होगा। अब इसी पैसे को आपको बांटना है किसमें, 3:4:5 में, ठीक है। अब इसको बांटना तो आसान होगा, 4 3 7, 7 5 12, 12 की वैल्यू इतनी है, तो 12 कम 12 और 12 3 36, 1030 बार में कटेगा। तो ये था P, ये था Q, ये था R। तो क्या यहाँ से आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो बोलोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,120 रुपये हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 1,030 रुपये है, तो 4 यूनिट की वैल्यू इतना हो जाएगी। लेकिन ये काटने के बाद आया, 15 रुपया कटने के बाद आया, तो 15 रुपया इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4,135 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ऑप्शन से भी तो कर सकते थे। अगर ऑप्शन देखो तो मैं कह रहा हूँ कि 15 रुपया निकालने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। अगर तुम इसमें से 15 रुपया माइनस कर दोगे तो ये तो 4,105 आएगा, जो कि 4 से नहीं कट लेगा। अगर इसमें तुम 15 रुपया माइनस कर दोगे तो ये कट जाएगा 4 से। लेकिन अगर इसमें से करोगे तो 15 रुपया तो 35 आ जाएगा, लास्ट में 5 आ गया, मतलब 4 से नहीं कटेगा। इसमें से 15 तो लास्ट में 5 आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ऐसे ऑप्शन से आप 2 सेकंड में कर सकते थे। अब आगे बात कर लेते हैं कि और आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। और इससे क्या क्या है, तो देखो याद रखना, कॉइन्स वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन से क्वेश्चन पूछ देगा, वो पढ़ के जाना कि जैसे एक बैग में इतने रुपए रखे गए, 1 रुपये का कॉइन इतना है, 2 रुपये का कॉइन इतना है, 5 रुपये का कॉइन ऐसा, ये वाला पढ़ के जाना। और इनकम एक्सपेंडिचर वाला पढ़ के जाना आप लोग, इनकम और एक्सपेंडिचर वाला भी आपको पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बस ये दो टाइप्स आपको करके जाने हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। आगे से हम डिस्कस करेंगे, पूरा रिवीजन आपका करते हुए चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। सो चलिए इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, क्या करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ऑफ अ टाउन इज दिस, इतना है, ठीक है। द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 5% एंड द फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 8%, मेकिंग द टोटल पॉपुलेशन दिस, इतना टोटल पॉपुलेशन हो जा रहा है। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन, कि भाई ओरिजिनल नंबर ऑफ फीमेल्स टाउन में कितनी थी वो आपको बताना है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसको करने के तरीके आपको पता होना चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझना। दो तरीके हैं इसको, एक तो आप एलिगेशन लगा सकते हो इस पे, एक क्या लगा सकते हो, परसेंटेज ब्रेक मेथड लगा सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा और उसके बाद ये बताऊंगा कि इस टाइप पे और कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जो आपको करके जाना है। देखो पहले कितना था, तो बोलोगे 10,000 था, ठीक है। 10,000 से कितना बढ़ गया, तो बोलोगे सर एक 10,620 बढ़ गया। तो कहोगे सर 620 जनसंख्या बढ़ गई, टोटल जनसंख्या बढ़ी है।
तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है। देखो ये 5% बढ़ रही है और ये 8% बढ़ रही है, तो 8% को मैं 5% प्लस 3% में ब्रेक नहीं कर सकता। तो एक सेकंड के लिए अगर आप सोचो कि अगर 5% मेल भी बड़ी होती, 5% फीमेल भी बड़ी होती, ये परसेंटेज ब्रेक मेथड है, तो ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बड़ी होती? तो बोलोगे सर 5% बड़ी होती, लेकिन 5% बड़ी होती, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अगर मैं 5% बढ़ाऊंगा, 5% बढ़ाऊंगा तो एक 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 10,000 का अगर मैं 5% निकालूं तो 500 आ जाएगा। लेकिन बढ़ी कितनी है जनसंख्या? तो बोलोगे सर 620 बढ़ी है, मतलब 120 एक्स्ट्रा बढ़ी है। ये 120 किसकी है? फीमेल। फीमेल का जो 3% है वो 120 रुपये, 120 है, सॉरी, ठीक है। तो बस अब यहाँ से निकाल सकते हो, 3 से काट दोगे इसको तो 4 बार में कटेगा, 1% की 4 है तो 100% की 4,000 वैल्यू यहाँ से ऐसे हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि 10,000 बढ़ी है, देखो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको सब करके जाना है कि 10,000 पे, देखो 620 बढ़ी है 10,000 पे, एलिगेशन कैसे लगाओगे? तो 100 पे कितना बढ़ी? ओवरऑल जनसंख्या देख लो कितना बढ़ी है। तो बोलोगे 100 पे, सॉरी 100 पे नहीं, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ से ये कट जाएगा, 6.2% बढ़ गई है ओवरऑल। अब एलिगेशन लगा सकते हो, कहोगे मेल था फीमेल था, मेल 5% बढ़ा था, ये 8% बढ़ी थी, ओवरऑल कितनी बढ़ी थी? 6%। अब इनका डिफरेंस ले लो, ठीक है, कितना आ जाएगा? तो 6.2 था, सॉरी ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस करोगे तो यहाँ पे 1.2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो बोलोगे ये 8 ये हो जाएगा, और एक ये 1.8 हो जाएगा। 6 से काट दोगे 3 बार में, 6 से काट दोगे 2 बार में, मतलब 3 2 5 की वैल्यू, ये जो आती है पॉपुलेशन, जो इनिशियल पॉपुलेशन थी उसकी रेशियो हो जाएगी। 5 की वैल्यू 10,000 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू 2,000 हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 4,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड से आप कर सकते थे। और आपको इसमें क्या क्या करके जाना है मेरे भाई, याद कर लेना कि 2 और 3 साल की पॉपुलेशन जो बढ़ती है वो पढ़ के जाना है इससे, ठीक है, समझ में आएगा। और बाकी सारी बस इससे इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः इतने, इतने और इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या है? देखो समान दूरियां जब करता है ना तो हम हार्मोनिक मीन लगाते हैं, याद रखना इसको, हार्मोनिक मीन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जब भी ऐसा है तो आराम से इसको कर सकते हो। क्या होता है भाई, बताओ, आराम से इसको कर सकते हो क्या भाई? 2xyz अपॉन XY प्लस YZ प्लस ZX रख दो यहाँ पे। 2 इंटू कितना है 10 गुड़े 12 ये जो होता है ना स्पीड होता है, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे 120 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे 180 आ जाएगा, 12 गुड़े 15 180। ये सारी चीज़ें तो रट गई होंगी। इसका मल्टीप्लाई करोगे 150, जोड़ोगे 12 18 30 45 हो जाएगा। तो इसको काटो, यहाँ पे 450 लिख दो डायरेक्ट, 15 से काट दोगे 30 बार में, इससे ये कट जाएगा, इससे इसको काट दोगे कितनी बार में कटेगा? 4 बार में, ठीक है। ये तो जीरो कट गया था ना यहाँ पे, 4 दूनी, और यहाँ पे 3 आता है, सॉरी, तो 4 3 कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक मेथड और इसका मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको पेपर में, ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूँ कि इन जो स्पीड माननी है तो इनका स्पीड मान लो, इनका एलसीएम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर था, इनका स्पीड मान लो, ठीक है। इनके स्पीड का जो एलसीएम है वही डिस्टेंस मान लो, तो 60 हो जाएगा। तो इस देखो ये स्पीड हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना लगाएगा? तो बोलोगे यहाँ पे 6 टाइम लगेगा, यहाँ पे 5 टाइम लगेगा, यहाँ पे 4 टाइम लगेगा। तो ये 60 60 60 सब लोग चले होंगे, टोटल डिस्टेंस 3 इंटू 60 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 11 4 15 हो जाएगा, 15 चौक 60, 4 3 12, यहाँ पे भी 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 2 तरीके इसके मैंने आपको बता दिए। और इससे रिलेटेड आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ के जाने हैं, तो आपको ये फार्मूला पढ़ के जाना है कि जब आएगा एवरेज वाला तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आ सकता है, ठीक है, यहाँ से आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है आपका, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना, ठीक है। रिलेटिव स्पीड वाला आपको पढ़ के ही जाना है, नहीं पढ़ के जाओगे तो दिक्कत होगी, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड बस रुक जाओ, मुझे कुछ चेक करना है, कोई बात नहीं, ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा आपका फुल स्क्रीन, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, ये कर लो आप। अब देखो इसको, ये क्वेश्चन क्या, देखो ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं बस आपको रिवीजन करवाने के लिए कि आपको करना क्या है। आपको हर एक चीज़ मतलब बताई नहीं जा सकती, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे जो जो मैंने बस एक एक क्वेश्चन, एक बेस क्वेश्चन लिए हैं, उसके आधार पे मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ कार इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10%, कि भाई एक कार की 10% पहले कम हो जाती है, फिर घटी हुई कीमत में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 10% बढ़े, 10% घटे, या फिर जब सेम परसेंटेज बढ़ता घटता है, सीधे उतना का स्क्वायर करके अपॉन 100 कर देते हैं, वो भी माइनस यानी वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। तो कितना हो जाएगा, -1% आ जाएगा इसका आंसर। ये तो बस मैं आपको ये बताने के लिए क्वेश्चन लिया था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आता भी है। आपको क्या करना है, इस पे बेस्ड कौन कौन से कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। तो देखो मेंसुरेशन में इससे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। कहोगे सर इसमें कैसे मेंसुरेशन आ जाएगा, जब जैसे रेक्टेंगल हो गया, उसमें लेंथ 10% बढ़ा दिया गया, लेंथ 10% बढ़ा दिया गया, ब्रेथ को 10% कम कर दिया गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, कितना बढ़ेगा, ऐसे पढ़ लेना। उसके बाद प्राइस कंजम्पशन वाला कि 10% अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो कंजम्पशन कितना परसेंट कम करना चाहिए कि आपका प्राइस वो एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको देख के जाना है, क्योंकि पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, इसको देखना है आपको और करना है। देखो क्या है, यदि आप इस अब ये सारे क्वेश्चंस तो आसान होते हैं, कोई भी कर लेगा इसको, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो आप कहोगे सर 80%, 5,000 के 3/5, देखो 5,000 है, इसका 3/5 करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 80% का मतलब होता है 4/5, 60% का मतलब होता है 3/5। अब इसको काट देना है। अगर आप ध्यान से देखो, 4×3 = 12, 12 48 का मल्टीपल 12 का मल्टीपल हो गया, 48 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको काट भी सकते हो, ठीक है। देखो 5×5 = 25, 125 से ये कट जाएगा, 5×4 = 20 बार में, ठीक है, 20 बार में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद 4×3 = 12, 12×3 = 36, 36×2 ये आ रहा है क्या, गलत आ रहा है क्या, 25×4 5×4 = 20 ही आएगा ना। देखो 5 से काट दो 1,000 बार में, 1,000 बार में कटेगा, ठीक है। 5 से काट दोगे 2 बार में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर 8 बार में कटेगा, सॉरी, ठीक है, ये ना, देख लेना अपना जो भी होगा। 4×3 = 12, 36, 36×4 4 बार में कटेगा, सॉरी, 36×4 144, ठीक है। कितना जाएगा 144, उसके आगे एक जीरो लगा दोगे। बाकी ये आपका रिवीजन के लिए था। आपको परसेंटेज रट के जाना है, ठीक है, डिजिटल सम देख के जाना, ठीक है, डिजिटल सम आपको देख के जाना है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवीजन चल रहा है आपका, कौन कौन से टाइप आ सकते हैं आपको देख के जाना है, मजाक नहीं करना, नहीं तो फिर पेपर में आपका मजाक बन जाएगा। हल्के में नहीं लेना है, सारे आते हैं, और थोड़े से कैलकुलेटिव आएंगे, तो थोड़े से कैलकुलेटिव वाला एस्पेक्ट देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज बताना। तो फार्मूला किसको किसको पता है, क्या होता है, n+1 2n+1/6 होता है, ठीक है। तो बस n की जगह पे 5 रख दोगे, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6×2 = 12, 1 13, नहीं यहाँ 5×2 = 10, 1 11/6, 6 से 6 कट के 11, इसका आंसर आ जाएगा। ये तो बस आपको समझाने के लिए था कि ऐसा पेपर आ रहा है, लेकिन आपको याद क्या क्या करके जाना है कि क्यूब के लिए फार्मूला याद करके जाना है। कि मान लो क्यूब का एवरेज पूछ दिया, क्यूब का सब क्या होता है, तो n, पहले सम देखो क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है सम का फार्मूला। एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 होता है। ये भी आपको देख के जाना है, समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, एपी में होता है, अगर कोई टर्म मतलब डिफरेंस उनका सेम हो जाए, तो तब उस केस में एवरेज क्या हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाता है 2, ठीक है, ये उसका एवरेज होता है। याद करके जाना, ऐसा पेपर में आ गया, बस चेक लेना एरिथमेटिक मीन सही है कि नहीं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये भी आपको करके जाना है अलजेब्रा में। आप देखोगे कि ऐसे ही पेपर यही सब कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे, आप कर नहीं पाओगे क्योंकि कैलकुलेटिव रहेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे, दो तरीके हैं ना भाई इसको करने के। अगर ये =0 दिया तो मैं एक तो वैल्यू पुटिंग कर लूँगा, क्योंकि वैल्यू पुटिंग बेस्ट होता तो वो कर लो। तो मैं कहूँगा इसके जगह पे 1 रख दूँ, इसकी जगह पे 1 रख दूँ, इसकी जगह पे -2 रख दूँ, 1 + 1 - 2 0 हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे आप, तो x² मतलब क्या हो जाएगा, तो -2 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी -1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, +z² मतलब -2 का स्क्वायर करोगे अपॉन यहाँ पे 1 × 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/2 -1 प्लस ये हो जाएगा +4, ठीक है, क्योंकि -2 का स्क्वायर +4 आ जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा 3, यही आपका आंसर होगा। बाकी आपको ये तो मैंने बस बेस लिया था क्वेश्चन, आपको क्या क्या करके जाना है, फार्मूला आपको याद करके, स्टैंडर्ड फार्मूला याद करके जाना है, ठीक है मेरे भाई। कौन कौन सा फार्मूला याद करके जाना है कि इफ़, देखो ध्यान सुनना, इफ़ x +
वाई प्लस जेड अगर ज़ीरो होता है, अगर ये ज़ीरो होता है तो याद करके जाना कि जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है ये होता है 3xyz के। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आने वाले में। और किस पे बन सकता है, ये वाला फॉर्मूला करके जाना कि ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, -3 ABC का फार्मूला ये भी होता है। क्या होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का। ये सब मैं बस रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको, ये करके जाना है पेपर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी, थोड़ा सा सर्दी जुकाम है तो माफ़ करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या इसको नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। देखो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स कि 1 और 50 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की ठीक अंतर वाली अभाज्य संख्याएं कितने जोड़े मौजूद है, मतलब कितने जोड़े मौजूद हैं ये आपको बताना है। तो आपको याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें, तो बेसिक से है ना भाई, बेसिक है कि नहीं। देखो, अब ट्विन प्राइम नंबर का डेफिनेशन जिसको नहीं पता होगा वो तो नहीं कर पाएगा इसको। ट्विन प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है उसको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2 3 हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 और 3 भी तो होता है। तो ये बोला है कि प्राइम नंबर्स विद डिफरेंस, अब ये तो नहीं होगा, ये तो 1 होगा ना, 3 और 5 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 5 और 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद 11 एंड 13 हो जाएगा, वेरी गुड। फिर 17 और 19 हो जाएगा, फिर तो और कोई नहीं रहा है। 17 और 19 के बाद क्या हो जाएगा, फिर सीधे 29 आएगा, 29 के बाद 31 आ सकता है, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 41 आएगा, 41 के बाद 43 आ जाएगा। तो ये ट्विन प्राइम नंबर से 1 2 3 4 5 6, तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आप पढ़ के जाइएगा ट्विन प्राइम नंबर पे। और आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर में कभी कभी इसके बेसिक पे क्वेश्चन बना देगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, उसको करके जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या आप पढ़ के जाना है, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको आने चाहिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो तब कब निकालोगे, जैसे मान लो कोई नंबर है, उसके जो उनको अगर फैक्टर में ब्रेक करोगे तो ए पावर पी इंटू बी, कोई नंबर है उसको ऐसे ब्रेक कर दे, ए पावर पी प्लस बी पावर क्यू प्लस सी पावर आर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो फार्मूला होता है वो ये होता है p+1, ठीक है, q+1 एंड r+1, याद करके जाना। इसके सम वाला भी फार्मूला देख लेना, ठीक है, हो सकता है आ जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या है कि ये टाइपो है, ठीक है, ये टाइपो है आपका, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। गलत टाइप मतलब इसमें गलत मिस प्रिंट हुआ है कुछ। ये क्वेश्चन ऐसे था 2^2 डिवाइडेड बाई 2^2 के पावर 3 से ऐसे डिवाइड करना था इसको, ठीक है। तो याद रखना इसको ऐसे। तो आपको करना क्या, ये कितना हो जाएगा, देखो जब पावर के पावर और ब्रैकेट में लगाना तो पहले इसके पावर 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा 8, तो 2 के पावर 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऊपर पावर 6 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे डिवाइड करते समय पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2^2 हो जाएगा, मतलब 4 इसका आंसर हो जाएगा। आपको याद करके जाना है बेसिक, ये शर्ट्स एंड इंडिसेस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उसका जितना बेसिक फार्मूला है उसको देख के जाना, एक बार रिवाइज मार लेना, कोई तो बुक होगी आपके पास, ठीक है। और क्या पढ़ के जाना यहाँ से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है वो भी देख लेना, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपके सामने, करके देखो इसको। देखो क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, एक सेकंड, ताकि आपको दिखो पूरा, ठीक है। देखो ये रहा, क्या है कि 2 गेंदों और 3 बल्लों की, देखो गेंद को मैंने x मान लिया और इसको मैंने बल्लों को मैंने y मान लिया, नंबर ऑफ ऐसे मानो। तो 2 गेंदों और 3, देखो 2x प्लस 3y की जो प्राइस है 800 हो जा रही है। इक्वेशन मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ रहा है, और कॉइन्स वाले भी इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद करके उसको पढ़ के जाना एक बार, जहाँ से भी पढ़ते होगे आप, ठीक है। और एक गेंद और 2 बल्लों की कीमत, एक गेंद और 2 बल्लों की कीमत जो है वो 500 रुपये है, बस खत्म हो गया। इक्वेशन करना है सॉल्व, इसको 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बस क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 1000 हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 1000। अब क्या करो, इसको हटाओ, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो x से x 2x से 2x कट जाएगा, 4y में से y जाएगा तो 3y जाएगा, तो y बचेगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो पूछा क्या था अपने से, एक बल्ले की कीमत, तो बल्ले की कीमत मैंने y मानी थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 200। ये मैंने आसान क्वेश्चन लिया, इस पर कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आएगा, बस आपको रिवाइज करवाना था कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इस पे एज बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ के जाना, ठीक है, एज बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ के जाना, उससे भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ के जाना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड शॉर्टकट इसका होता है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो
ये रहा आपके पास क्या कि एक दुकानदार, अब ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा कि निम्नलिखित 4 योजनाएं पेशकश करता है, किसी योजना ग्राहक को अधिकतम, कौन सी योजना योजना ग्राहक को अधिकतम छूट प्रतिशत प्रदान करेगी, कौन सी करेगी? तो अब एक बात बताओ, ये पहला देखो स्कीम क्या है, बाय वन गेट फोर फ्री, ठीक है। अगर एक खरीदोगे 4 फ्री मिलेगा, मतलब 5 पे टोटल 5 खरीदोगे तो 4 फ्री मिलेगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला? तो 80% मिल गया, 80% मिल गया। अब अगर आप गेस भी करोगे ना तो सक्सेसिव परसेंट निकालोगे, यहाँ पे 50-50-100 हो जाएगा, उसमें से माइनस 25 कर दोगे, 75 आ जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 78 तो इससे कम हो गया। अधिकतम छूट चाहिए तो सबसे अधिक, तो अभी तक तो मुझे यही दिख रहा है। इसको करेगा, ये तो नहीं होगा कि बाय 2 गेट्स 5 फ्री, मतलब समझ रहे हो, 5 फ्री मिल रहा है 7 पे, तो 14 सतह कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14 5 70, लगभग 70 कुछ आएगा, 72 कुछ आएगा। तो उससे मतलब नहीं, हमको बस एक ही दिख रहा था, ऐसे करना है आपको पेपर में। और इस पे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको रिवाइज करके जाना है। इस पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट 3, देखो 3% वाला इक्विवेलेंट पढ़ के जाना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर 3 डिस्काउंट इक्विवेलेंट निकालना होगा, ठीक है, 10%, 20%, 30% का। और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला पढ़ के जाना। हालांकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने पीछे करवा रखा है, ये सब, ये सारी चीज़ें मैंने पीछे जो मॉक टेस्ट करवाए उसमें है डिसऑनेस्ट वाला भी, उसको करके जाइएगा पीछे वाला। और आप देखेंगे कितना कैलकुलेटिव मैंने करवाया था, जैसा पेपर में भी आ रहा है, लेकिन आप लोग करते नहीं हो ना। करके जाओगे तो बिलीव में बहुत फायदेमंद होगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट दे दूंगा, ठीक है। जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं अभी तक एनालिसिस करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन देखो, ये क्या है। एक खुदरा विक्रेता 100 रुपये में एक खिलौना खरीदता है, ठीक है, और इसकी प्रीमियम पैकेजिंग 20 रुपये खर्च करता है। यदि वो अपनी कुल लागत पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। अब कितना आसान है, 100 रुपये में खरीद रहा है और 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है, एक खर्चा कर रहा है। टोटल कितना उसके खर्चे में आया? तो कहोगे सर टोटल अगर सीपी की बात करोगे तो 120 रुपये हो जाएगा। अब 120 रुपये की चीज़ को बेचना, उसको 10% का लाभ कमाना है, तो 110% में बेच देगा। 10 से 10, 10 से 10, 132 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन आता है? नहीं जी, इतना आसान आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मैं आपको बस ये बेस्ड क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ। और इस पर मुझे आपको बस बताना क्या है, किस पे आया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ले सकता, ठीक है। तो एमपी से सीपी का रेशियो पढ़ के जाना क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ये होता है, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और ये पढ़ के जाना कि जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो आसान होता है, लेकिन एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है, रिवीजन करवाना है, एक दिन में कितना ही पढ़ लोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा आपके पास कि 2800 रुपये के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। अब 5% का सक्सेसिव निकालना सबके लिए आसान होता है। कितने लोगों को तो याद होता है कि 5% का अगर सक्सेसिव निकालोगे तो 10.25% आएगा, सबको पता होता है, याद होता है। तो बस यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 2800 का 10.25% निकाल दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। 25 से काटो, 25 से काटोगे, 25 चौक 100, बचेगा 2, 25 से कम 25, 25 ये 7 बार में कट जाएगा, 7 चौक 28, 287 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको 3 वर्ष वाला पढ़ के जाना, 3 ईयर वाला आएगा आपको आपके पेपर में। कभी कभी 4 ईयर्स का भी दे देता है कैलकुलेटिव बनाने के लिए, तो आपको 3 साल का 4 साल का पढ़ के जाना है। कैसे निकालोगे तो वो फार्मूला निकालना अपना सीख लेना, जो भी होगा। और जब इजी डेटा दिखे, 5% दिखे, 10% दिखे, 15% दिखे, तो आपको क्या करना है उस पेपर में, उसमें सक्सेसिव लगा देना, आपका इजी तरीके से हो जाएगा। और इसमें क्या क्या पढ़ के जाना है, देखो सीआई और एसआई का 2 साल का डिफरेंस, 2 साल का डिफरेंस पढ़ के जाना है। क्या होता है, PR/100 का स्क्वायर होता है। 3 साल का डिफरेंस पढ़ के जाना है, 3 साल का सीआई और एसआई का 3 साल का डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, तो वो भी पढ़ के जाना है। PR² 100, ये 2 साल का हो जाएगा। और 300 + R/100 ये भी होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और इनका रेशियो भी पूछ देता है कि भाई सीआई और एसआई का 2 साल का और 3 साल का रेशियो, तो उसका मैंने भी फार्मूला आपको बताया था। क्या बताया था मैंने भाई, 100 + R/, सॉरी यही होता है, ये होता है रेशियो, ठीक है। 300 + R/100 ये होता है, याद करके जाना, इसको पढ़ के जाना, जो भी होता है, ठीक है। मैंने उसको पढ़ाया है, प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा, प्रीवियस वाला जो मॉक टेस्ट करवाए हैं, रेशियो पूछा जा सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। आपके पास टाइम कम है, लेकिन रिवीजन ऐसे ही करना है। देखो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा जो इसका CBT 1 है उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, लेकिन यही आएगा। और पेपर में ना घबरा के आप लोग गलत कर दोगे, इसलिए प्रैक्टिस करके जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि एक आयताकार ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल, क्या दे रहा है भाई, 3 एडजेसेंट फेसेस का जो क्षेत्रफल है, ठीक है। देखो घनाभ क्या होता है, किसको किसको पता है, देखो ये होता है घनाभ, ठीक है, ये होता है। अब इसमें से आपको बताना है कि देखो 3 इसके फेस है, एक तो ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, एक सामने वाला ये फेस दिख रहा है, इनका एरिया दे रखा है। तो जब ऐसा दे रखा हो तो फार्मूला क्या होता है, आयतन का वॉल्यूम क्या होता है, तो कहोगे अंडर रूट में एक्स इंटू वाई इंटू जेड होता है, याद करके जाना, एक्स इंटू वाई इंटू जेड होता है, आराम से कर ले जाओगे। तो वही डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या क्या पढ़ के जाना है आपको, और इसमें क्या क्या पढ़ के जाना है भाई, कहोगे सर अगर मैं यहाँ पे विकर्ण इसका निकालूँ पूरा तो क्या होता है, तो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जी हाँ, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे लंबा वाला। और यूलर्स वाला देखो क्वेश्चन अगर फंसाना पड़ेगा ना तो क्या करता है, एकदम बेसिक से उठाता है, यूलर्स वाला फार्मूला पढ़ के जाना, ठीक है। पॉलीहेड्रॉन्स के लिए यूलर्स का फार्मूला होता है ना, क्या होता है कि फेस प्लस वर्टिसेस इक्वल टू होता है एजेस प्लस 2। यहाँ पे दे देगा फेस वर्टिसेस, एज पूछ देगा, एज और वर्टिसेस देके फेस पूछ देगा। तो पॉलीहेड्रॉन्स के लिए आपको ये पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम की बहुत कमी है और रिवीजन ज़्यादा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होता है, वॉल्यूम मूल्य तो सबको पता होगा उसका, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक पानी से भरा हुआ है। रिसाव के कारण 1.5 पानी नष्ट हो जा रहा है। तो शेष पानी को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा तो मैंने करा रखा है, ठीक है, कि जब एक टंकी में से दूसरी टंकी में पानी भरते हैं तो कितना, उस पर मैंने प्रैक्टिस करा रखा है, तो चैनल पे पढ़ा होगा, अगर आप सर्च करोगे या फिर चैनल पे जाकर विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। बेलनाकार टैंक में डाला जाता है तो टैंक पानी, जो दूसरा वाला टैंक है उसमें पानी कितनी ऊंचाई तक जाएगा। एक बात बताओ, ये है क्या बेलनाकार टैंक है तो इसका क्या होता है, आप बताओ इसका क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला, क्योंकि वॉल्यूम ही बराबर होता है एक्चुअली में, ठीक है। अगर पानी एक बेलन में से दूसरे किसी भी बेलन में डालो, किस में डाला जा रहा है भाई, शेष पानी को एक अन्य बेलन में डाला जा रहा है, इसमें डाला जा रहा है, तो जितना जो पानी था वही इसमें आएगा, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही रहेगा ना। तो वॉल्यूम सेम कर दे, तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि इतना है इतना सेंटीमीटर इसका क्या है रेडियस है, और हाइट इतना है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 49 हो जाएगा, हाइट मतलब ये हो जाएगा, तो बोलोगे 4। लेकिन ये पूरा वॉल्यूम हो गया, लेकिन आपको पता है कि इतना पानी नष्ट हो जा रहा है, 4/5 पानी नष्ट हो गया, सॉरी 1/5 पानी नष्ट हो गया, तो बचेगा कितना, 4/5 पानी बचेगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 से काट दोगे 2 बार में, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 9 72, ठीक है, 8 9 72 कितना पानी बचेगा भाई, तो कहोगे सर 8 9 72, 8 चौक 32, हाँ 7 39, तो 392 पाई इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब यही जो 392 है ना, ये दूसरे वाले में भरा जा रहा है, उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर था, तो पाई आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 गुणे 14 कर दो यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, एच आपसे मतलब कितने हाइट तक पानी जाएगा वही पूछा है, एच यहाँ से पूछा है। देखो पाई से पाई तो कट जाएगा, ठीक है, 14 से काटो इसको, 14 दूनी 28, और 14/8 112, फिर 14 दूनी 28, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ से 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा, वॉल्यूम इक्वेट कर देना आपको। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग वाला पढ़ के जाना है, इससे आप क्वेश्चन बन सकता है, मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना, ठीक है, कि भाई एक को पिघला के दूसरा बना जाता है तब भी वो होता है। और हॉलो सिलेंडर वाला पढ़ के जाना, हॉलो सिलेंडर वाले पढ़ के जाना, तो वहाँ पे एरिया का जो है ना, एरिया का आपको रेट भी पढ़ के, रेट वाला पढ़ के जाना ना, कि जितना कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है, इतना पाथ बनाने में पढ़ के जाना, ये सब आएगा, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक 37 भुजाओं वाले एक समबहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या है, मतलब उसमें नंबर ऑफ जो डायगोनल्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा है आपसे, आपको दिया क्या है कि एग्जैक्टली 37 साइड्स दे रखी है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला किसको किसको पता है, कि जो डायगोनल्स का फार्मूला होता है वो सीधे होता है n(-3/2) होता है। और सम ऑफ एंगल्स जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर डायगोनल्स नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे तो एन की वैल्यू 37 रखिए, 37 हो जाएगा। 37 में से 3 माइनस करोगे कितना बनेगा, 34/2, 2 से काट दोगे 17 बार में, 17 7 119, लास्ट में 9 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 629 हो जाएगा आंसर। उसके बाद इसमें आपको क्या क्या याद करके जाना है मेरे भाई, तो आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स याद करके जाना है, मैं बता रखा हूँ पीछे, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो ना, पीछे वाला देख के जाना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, n-2 × 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ के जाना है,
ईच एक्सटीरियर एंगल पूछ देगा, ईच एक्सटीरियर एंगल पूछ देगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 360 में एन से डिवाइड कर देना कि नंबर ऑफ साइड जितने उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो एक्सटीरियर एंगल बनता है किसी भी पॉलीगन में वो कितना होगा रेगुलर पॉलीगन में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार आपके स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन, वेरी गुड। ठीक है, देखो कि अ स्किल्ड वर्कर कैन कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क इन 10 डेज, कि भाई 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है, वाइल सेमी स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड। अब देखो ये तो आसान है, 10 दिन में और 15 दिन में काम कर रहे हो, टोटल काम को अगर मैं 30 मान लूँ तो इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इफ़ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज, कितना काम लगाएंगे, तो ये कितना लगाएंगे, तो 3 2 5, 5 को इससे डिवाइड कर दोगे तो 6। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये बस मैंने आपको एक बेसिक लिया था कि इसको करोगे कैसे। लेकिन कौन सा क्वेश्चन इस पे आ जाएगा जो आया था पेपर में, वो कैसा आएगा, ऑल्टरनेट वाला, ऑल्टरनेट डे वाला जो काम करते हैं वो आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको इसका प्रैक्टिस शीट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट जो आप करके जाओगे। और वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन वाला पढ़ के जाना। वेज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस में बढ़ता है बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन किस में बढ़ता है, वेजेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ता है, उस पर भी प्रैक्टिस करके जाना क्वेश्चन, क्योंकि आएगा। ठीक है, वो आ रहा है उसी पे, मैंने बस ये बेस क्वेश्चन लिया। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मैं रिवाइज करवाते चल रहा हूँ, आपके दिमाग में बिठा दे रहा हूँ कौन कौन से टाइप आपके दिमाग में होना चाहिए पेपर में बैठते समय। पाइप ए एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकती है, जबकि पाइप बी भरी हुई टंकी को 15। अब देखो कभी कभी क्या होगा, पानी जो भरता है वो खाली करता है, ये वाला क्वेश्चन में आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना के आएगा, इस पर प्रैक्टिस करके जाइएगा आप। यदि टंकी खाली टंकी हर दोनों क्या करेगा कि यदि टंकी खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो ठीक आधी टंकी भरने में सेम चीज़ है, ये 10 है, ये -15 ले लेना इसका, तो कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2। बताओ, ठीक है, ये होगा ना, बोलो। तो पूछ रहा है कि आधी टंकी भरने में, आधी टंकी का मतलब कितना हो जाएगा 15 भरना पड़ेगा, 15 भरना है कितनी इफिशियंसी के साथ, 3 और -2 1 1 के साथ, तो कितना लगेगा 15 घंटा। टाइम तो 15 घंटा ही लगेगा, लेकिन आपको इससे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा किस पे, लीकेज वाले पे। लीकेज वाला पढ़ना, जो टंकी लीकेज होती रहती है, ठीक है, वो वाला पढ़ लेना। देखो क्वेश्चन यही पे आएगा, लेकिन ये भी आ सकता है अगर क्वेश्चन को टफ बनाएगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा पाइप्स को अलग अलग टाइम पर खोला जाता है, वो वाला। ठीक है, जो 3 से ज़्यादा पाइप को अलग अलग टाइम पर खोल दिया जाए तो वो वाला क्वेश्चन करके आपको जाना है, जिसको मल्टीपल इनलेट और आउटलेट कहते हैं। ठीक है, आपको वो पढ़ के कॉन्सेप्ट जाना, अगर नहीं पढ़े हो तो यूट्यूब पे सर्च मार लेना, बहुत सारे टीचर ने पढ़ा रखा है, मैंने हालांकि नहीं बताया वैसा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कर लोगे, सर्च मार लोगे इतना तो कर ही सकते हो, अगर कहोगे तो मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो tan थीटा इक्वल ट्रिग्नोमेट्री से ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। tan थीटा इक्वल टू ये दे रखा है, तो थीटा एन एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। आसान क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा कि जब 3/4 है तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस मतलब 5 अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 3 था तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी कर लेगा। बताने का मतलब ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ के जाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ के जाना है, क्वाड्रेंट वाला पढ़ लेना, किस में माइनस किस में प्लस होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट वाला क्योंकि क्वेश्चन फंसा सकता है आपको वहाँ पे, जब फंसाना होगा तो वो क्वाड्रेंट्स पे बेस्ड देगा, हो सकता है -5 पूछ देगा कि भाई थीटा किस में, भाई मान लेगा थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे ये माइनस हो जाता है आंसर। ठीक है, तो क्वाड्रेंट पढ़ लेना जो मैंने पढ़ा रखा है। उसके बाद क्या पढ़ के जाना है इसमें, वैल्यू पुटिंग मेथड पढ़ के जाना ट्रिग्नोमेट्री में, जो आपका काम देगा। मैं अच्छे अच्छे जो सवाल किए हैं मैंने पूरा करवा रखा है ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन तो मैं पिछले वाले मॉक टेस्ट में भी करवा रखा हूँ, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था वो वाला, तो उसको आप जरूर करके जाइएगा। इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला मैंने देखा है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं रेगुलर पॉलीगन से। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम षटभुज का सटीक क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता है क्या होता है, 6√3/4 ए स्क्वायर होता है, किसका, रेगुलर हेक्सागन का फार्मूला, एरिया का। क्योंकि जब हम रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं ना, जब हम रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, ध्यान समझने क्या है, ऑक्टागन, हेप्टागन है, हेक्सागन है। जब रेगुलर हेक्सागन बनाओगे देखो कुछ इस तरीके का बनता है, तो अगर आप इसको मिलाने की कोशिश करोगे ना मेरे भाई, तो यहाँ पे अगर मिलाओगे, इसे यहाँ कहीं किसी पॉइंट से ऐसे देखो मिलाओ, कैसे मिला दो, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होता है, तो बोलोगे 3/4 ए स्क्वायर, तो 6 का इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस आसान हो जाएगा, 3 × √3/4, और ए स्क्वायर मतलब साइड कितना दे रखा था,
36 कर देना पड़ेगा, 9 बार में कट जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 54√3, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इस पर आपको क्या क्या पिरामिड वाला पढ़ के जाना है, पिरामिड वाला आ सकता है क्वेश्चन, प्रिज्म वाला पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, अलग अलग बेस के साथ, कभी जिसमें स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, या फिर हेक्सागन होगा, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में बता रखी है, पूरा फार्मूला उसका रट के जाना, देख लेना पिछली वाली जो मॉक टेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम अपने पास कम है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जो आगे एग्जाम हो सकते हैं ना, जो आगे वाले, उसमें ये भी बता देगा रेडियस और इन रेडियस में, ठीक है, इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस में, रेगुलर हेक्सागन में जो रेडियस होता है ना, इसमें जो इन रेडियस होगा, इन रेडियस ये भी पढ़ के जाना, और सर्कम रेडियस, ठीक है, सर्कम रेडियस, इसका भी फार्मूला क्या होता है ये पढ़ के जाना। जो इन रेडियस होता है स्मॉल आर, वो होता है √3/2 के, ये हो जाएगा, ये पढ़ के जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइड के इक्वल ही होता है, आपको पढ़ के जाना है, ठीक है मेरे भाई, ये साइड के इक्वल ही होता है। तो इन रेडियस क्या होगा √3/2a, और सर्कम रेडियस इतना, जिनका रेशियो यहाँ से निकाल सकते हो आप। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज सेटिस्फाइड द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने ऐसे इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है इसमें, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पढ़ के जाना, 9 पढ़ के जाना, 8 पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ध्यान से रखना, देखो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लास्ट के जो 2 डिजिट कटेंगे 4 से तो वो कट जाएगा, तो ये तो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 24 था, 24 6 से 4 से कट जाता है। आपसे 11 का, 9 का और 8 का पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको रिवीजन अच्छा खासा हो रहा होगा, आपको क्या क्या पढ़ के जाना पता चल रहा होगा, बहुत हार्ड नहीं है पेपर, आप 30/30 क्वेश्चन कर सकते हो, बस जितना बताया जा रहा है उतना करके जाओ। और स्टेटिस्टिक्स में भी मैं भी बताऊंगा, रुके रहना, ठीक है। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इज 30 मीटर्स, 30 मीटर्स का है, तो अभी सब पता है कि समतल जमीन पर एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया की लंबाई, टावर ऐसे मान लेना, इसकी लंबाई 30 मीटर है, छाया की लंबाई 30 मीटर है, तो उन्नयन कोड इसका कितना दे रखा है 30, तो आपको पता है कि 30 होगा, तो आराम से इसको निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता ऊंचाई, मुझे पता ही नहीं कि ऊंचाई क्या होगा, बताओ। तो मैं ये एक बात जानता हूँ कि ये √3 की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये पता है ना कि जब ये √3, जब 30 डिग्री होता है तो ये वाली साइड √3 होती है, ये 1 होती है, √3 की वैल्यू अगर आपको 30 दे रखी है, बताओ, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/√3, √3 सुपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, तो 30 या 3 10 में 10, √3 आ जाएगा, आंसर डायरेक्ट कर सकते हो। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ये सब सोल्यूशन थोड़ी करवाना है, आप तो कर ले जाओगे, रेशनलाइजेशन करने के बाद ये अगर 3 से 10 बार में कट जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट और याद करके जाना है, कभी कभी क्या होता है कि एक बंदा यहाँ पे होता है, पहले 30 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, फिर टावर की तरफ घूम के यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आके 60 डिग्री का एंगल बना देता है, ये डिस्टेंस मान लो 20 दे रखी है, तो आपसे हाइट पूछ देगा कितना होगा, तो याद रखना जब ये 20 है, ये 10 है, ये 60 है, ध्यान समझना, ये 20 है, ये 10 है, तो ये 10√3 हो जाएगा, याद रखना। क्यों, अगर ये 20 होता है इसका जस्ट आधा हो जाता है, मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, याद करके जाना आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, भूलना नहीं है कि अगर ये 20 है इधर चल के आ रहा है तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 10√3 हो जाएगा, समझ में आ गया, डायरेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सारे बता दिए। ये क्वेश्चन देखो अभी आश्चर्य कर दिया, मतलब सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, आया था अभी, एक आवृत्ति वितरण को देखते हुए जहां आवृत्ति और उनके संबंधित मूल्यों में ई डेल मतलब सिग्मा FX के गुणनफल का योग ये दे रखा है 450, और कुल आवृत्ति, ठीक है, फ्रिक्वेंसी जो है इतना दे रखा है, ये सिग्मा F = 25, समांतर माध्य बताना है, मतलब एरिथमेटिक मीन बताना है। तो एरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, आपको तो पता ही होगा, बताओ आपको पता होता है कि नहीं, क्या होता है भाई कि अगर मीन निकालना है तो मीन का फार्मूला डायरेक्ट होता है सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F, सिग्मा FX कितना 450 हो गया, अगर फार्मूला पता होगा तो आराम से कर लोगे, 25 काट दोगे इसको, 25 से कम 25, 25 बटा 218, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें क्या क्या पढ़ के जाना है आपको, आपको इंपेरिकल फार्मूला पढ़ के जाना, मोड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन -2 मीन, ये पढ़ के जाना। दूसरा चीज़ मैंने बताया था स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में वेरिएंस पढ़ के जाना है, ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद मैंने पिछली क्लासेस में कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछेगा तो उसका भी फार्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था भाई, स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन × 100, ये भी पढ़ के जाना है, ठीक है, याद रहेगा।
पढ़ के जाना। और ये भी फार्मूला होता है, ये बताना किसका फार्मूला होता है, आप लोग बताना, अगर किए हो तो आप लोग ये बताना n² - 1/12 ये किसका फार्मूला होता है। ये आपका होमवर्क है, इसको बताना, कमेंट करना अगर नहीं आता तो। अगर नहीं आ रहा तो पिछले मैंने में करवा रखा है, पिछला जो मॉक टेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी और एंगल सी के आंतरिक कोण, ये सबको पता है, सब कितना होता है, 60 डिग्री है। सीधे बी आई सी, मतलब जब हमको ये पूछे कि इन सेंटर पे एंगल कितना बनता है, 90 प्लस एंगल A/2 बनता है। तो 90 में एंगल ए का आधा 30 जोड़ दोगे तो 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सब लोग कर ले जाओगे, रिवीजन करना है। मुझे क्या बताना है था यहाँ पे, इसके जरिए आपको क्या पढ़ के जाना है कि जब सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर पे एंगल बनेगा तो क्या होगा। सरकम सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डायरेक्ट एंगल ए का डबल हो जाता है, सबको पता है, ठीक है। और आर्थो सेंटर पे जो बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 180 में से एंगल ए माइनस कर दोगे, आर्थो सेंटर वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल बाइसेक्टर, मान लो कोई एंगल ट्रायंगल का एक्सटर्नल जो बाइसेक्टर है वो कहीं मिलते हैं, तो उसका अगर एंगल निकालना तो क्या हो जाता है, 90 माइनस एंगल A/2 हो जाता है। याद रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको याद करके जानी है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देगा, ऐसे देगा, एक ही में ये दोनों कॉन्सेप्ट बिठा देगा, ये वाला और ये वाला, जो मैंने पीछे करवा रखा है, तो आप उसको कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये दे रखा है। एक संख्या है इतनी, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताओ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के ऊपर क्या होता है, HCF इंटू LCM। बताओ 10 गुणे 120 में इससे डिवाइड कर दूंगा, 3 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से 40 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। क्वेश्चन क्या आएगा, कभी कभी आपको HCF और LCM का सम दे देगा, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, करके जाना है, इसका सम दे देगा और दूसरा नंबर बताना पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ना देके उसका सम दे देगा, HCF दे देगा, तो आपको वो करके जाना है। मैंने पिछले क्लासेस में करवा रखी है, पिछले मॉक टेस्ट में, वो करके जाना है आपको, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और घंटी वाला क्वेश्चन बेल वाला दे देगा, ठीक है, वो वाला भी करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्या है भाई, टू ट्रेन्स 120 मीटर लेंथ, 180 मीटर लेंथ रिस्पेक्टिवली इतना मूव कर रही हैं क्या भाई, अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल ट्रैक्स पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। देयर स्पीड्स आर 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर, कितना टाइम लेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो रिलेटिव स्पीड लगाना पड़ेगा। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर रिलेटिव स्पीड अपॉन, सॉरी डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कहोगे सर 120 मीटर है ना, टू ट्रेन्स लेंथ 120 मीटर 180 मीटर, तो कितना हो जाएगा 300। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर सेकंड में दिया है तो आपको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलो कितना हो जाएगा, तो 50 है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, और ये कितना है, या फिर दोनों को सीधे जोड़ लो, 50 और 40 90 हो जाएगा, 90 को डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 मन कट जाएगा, 5×5 = 25 आ जाएगा, 25 से इसको डिवाइड कर दोगे, कितनी बार कटेगा, 25×4 = 12, 12 सेकंड आपका टाइम लग जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। आपको और क्या पढ़ के जाना है, ध्यान से समझना, इससे रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड, सेम डायरेक्शन में जाता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, V1 - V2 हो जाती है, फिर S1 - S2 हो जाती है। प्लेटफॉर्म और पोल वाला पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। प्लेटफॉर्म और पोल वाला रिवाइज कर लेना कि जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी या पोल को क्रॉस करेगी तो अपना डिस्टेंस ही कवर करती है, ठीक है, वो वाला पढ़ के जाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, अ बोट travels downstream at a speed of 120 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम एट a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखो जब स्पीड दे रखी है तो कितना आसान हो जाएगा, सिंपल सी बात, क्या होता है, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम का हाफ हो जाता है, ठीक है। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 10 + 20 का आधा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 15 हो जाएगा। अच्छा, ये बोट की अगर साथ में नाव की गति पूछे, अगर आपसे धारा की गति पूछ दे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अगर स्ट्रीम करंट की स्पीड पूछ दे तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस करके इसका आधा कर देते हैं, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा, आपको याद करके जाना। कभी कभी टोटल टाइम दे देगा फॉर अ राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप के लिए टोटल टाइम का फार्मूला निकालना पड़ेगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, अगर नहीं आएगा तो बेसिक तो यही होता है कि भाई आपको क्या करना है कि बोट के जो स्पीड होगा एक बार जोड़ देना है, उससे डिवाइड करना है प्लस बोट के स्पीड की वाला, तो ये याद होगा। ये बी कहाँ है, बी क्या है, बोट स्ट्रीम और इस स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। अब इसको हमने सॉल्व करके इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी बनाया था, आपको याद होना चाहिए वो फार्मूला, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ के जाना आप लोग, समझ में आयो, बोलो एक्सक्यूज मी। आगे बढ़ते, पढ़ के जाना मेरे भाई, पढ़ के जाना, क्वेश्चन में आएगा।
देखो ए और बी ने 2:3 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यापारिक साझेदारी में प्रवेश किया। ठीक है, ए ने अपनी पूंजी 3 महीने के लिए निवेशित रखी, जबकि बी ने अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेशित रखी। अंतिम लाभ, देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला किसको किसको पता है, तो हो गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 है। ठीक है, 2:3 था, ध्यान से समझना। और टाइम कितना है भाई, ए ने 3 महीने के लिए किया था, रेशियो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और बी ने 4 महीने के लिए किया था। बड़ा आसान है, अब इसका रेशियो लोग 3 से 3 काट दो, 2:4 मतलब 1:2 आ जाएगा। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है, आना है कि नहीं, बस मल्टीप्लाई तो करना था और रेशियो ले लेना था, खत्म हो गया। बाकी इसमें और क्या क्या पढ़ के जाना है, एक्टिव पार्टनर वाला पढ़ के जाना है आपको, एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर वाला पढ़ के जाना, इसमें क्वेश्चन इस पे बन रहे हैं। ठीक है, कब होगा, जब एक पार्टनर बिजनेस मैनेज करने के लिए अलग से परसेंटेज प्रॉफिट लेता है कि भाई सब लोग स्लीपिंग में एक में मिला एक्टिव रहेगा, दो में से, तीन में से एक मिला एक्टिव रहेगा, दो मिला कहेंगे भाई तुम अपना देखो ताको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लेना। ठीक है, वो वाला। उसके बाद कैपिटल विड्रॉल या एडिशनल वाला, जैसे क्या हो कि जब जब कोई पार्टनर मिड ईयर में पैसा निकालता है और ऐड करता है कि भाई बीच में निकाला और ऐड कर दिया, कैलकुलेशन बाय मंथली ब्रेक करनी पड़ती है, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको देख के जाना है। आगे बढ़ते हैं, ये है 29 क्वेश्चन, नंबर ऑफ 29। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे ये आपको बताओ। आसान क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं इस पर 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको उसको याद करके जाना है। ठीक है, देखो 12 का ऐसा फैक्टर करो कि उनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो कहोगे सर 3 × 4। अगर यहाँ पे प्लस 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 की इन्फिनाइट सीरीज है तो जो प्लस वाला होगा बड़ा वाला होगा वो आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस 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 वाला भी होता है तो 3 वाला आंसर हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ के जाना है, कभी कभी ऐसे देगा √x 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 डॉट 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 ऐसे इन्फिनिट तक जाएगा, तो उसमें x ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद करके जाना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और रिवीजन आपका अच्छा खासा हो गया होगा, मुझे लग रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है आपको दिमाग में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फादर्स करेंट एज इज एग्जैक्टली 3 टाइम्स हिज सन्स एज, कि भाई उसके जो करंट एज है, उसके जो पुत्र है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की ठीक 3 गुनी है। 10 वर्षों बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की ठीक 2 गुनी हो जाती है। पिता की वर्तमान आयु बताओ, बताओ, इतना आसान सवाल है, कर सकते हो इसको। एक सेकंड पानी पी लो यार थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की ठीक 3 गुनी है। देखो ये पिता हो गया, फादर, ये सन हो गए, इनकी वर्तमान आयु मैं सन की x मान ले रहा हूँ, इसकी y मान ले रहा हूँ, तो पिता की जो वर्तमान आयु है वो इसकी 3 गुनी है। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट पहला पहला। दूसरा क्या है, 10 वर्षों बाद ये y+10 हो जाएगा, 10 वर्षों बाद ये 3x+10 हो जाएगा। कह रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की ठीक 2 गुनी हो जाती है, इसकी डबल हो जा रही है। समझ में आ रहा है, बस रख देना है वैल्यू आपको। पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता मतलब y की वैल्यू आपको ओवरऑल निकालनी है। तो भाई यहाँ पे भी देखो 3x की वैल्यू y ही रख दो तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, तो y+10 इक्वल टू यहाँ पे 2y हो जाएगा +20, मैंने डायरेक्ट रख दिया यहाँ पे 3x की जगह पे y रख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, हो सकता है क्या, नहीं होगा, कर लोगे, एक सेकेंड रुको। यहाँ पे गड़बड़ हो गई सारी, अरे मेरे भाई, ये x+10 होगा ना, x+10 होगा। ठीक है, अब इसकी 2 गुनी हो जाती है। अब बताओ y+10 इक्वल टू 2x+20 हो जाएगा, तो इसको उधर भेज दो, तो 2x माइनस वाई, 2x - y यही होगा ना, एक सेकेंड, माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको डायरेक्ट ही करो, y की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग, काम नहीं कर रहा है भाई। ठीक है, इसको देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, क्या हो गया भाई, देखो मैं करूँगा यहाँ पे y है और 2x को उधर -2x, यहाँ पे 20 में से 10 जाएगा, 10 बच जाएगा, यहाँ पे y-3x हो जाएगा। देखो y-3x, y-3x, यहाँ पे देखो y-3x इक्वल टू 0। अब इसमें से कोई किसी भी एक को माइनस कर दो आप, मैं जब इसमें
जीरो है ना, इसमें से उसको माइनस कर दो, इसमें से उसको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई से वाई कट जाएगा, -2x में से 3x जाएगा तो x बच जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी इसका, क्योंकि ट्रिपल था। बस आंसर खत्म। यही आपका मॉक टेस्ट था। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आपको पढ़ के जाना है। और इसमें क्या क्या पढ़ के जाना है, देखो इसका एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, ठीक है। क्या होता है, पास्ट और फ्यूचर के एजेस का रेशियो दिया होना, अगर दिया रहेगा पास्ट और फ्यूचर के एजेस का रेशियो दिया रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ से डिफरेंस निकाल के उसको इक्वेट करके आंसर निकाल सकते हो। कांस्टेंट डिफरेंस वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 10 साल बाद ये हो जा रहा है, तो ऐसे कांस्टेंट डिफरेंस का भी रेशियो निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे रेशियो से भी इसको निकाल सकते थे, मैंने बेसिक बताया यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही दिमाग में आता है। अगर नहीं आता है तो आप रेशियो निकाल सकते हो कि पहले पिता और इसकी वाई का अनुपात, पिता अगर 3 है तो ये 1 है, 10 साल बाद कितना हो जा रहा है, तो बोलोगे सर 10 वर्ष से पिता की आयु उसके पुत्र की आयु ठीक दोगुनी हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है मतलब 10 वर्षों बाद जो भी होगा दोगुनी हो जाएगी इसकी, तो रेशियो 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो इसकी डिफरेंस 10 दे रखा है, देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 1 का गैप होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। रेशियो निकाल लेना यहाँ से, बाकी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, ये मेथड में कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। बस आज के लिए इतना है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, ठीक है, अगर आपके एग्जाम आने वाले शिफ्ट्स में हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब एनालिसिस कर करके आपको आगे आने वाले एग्जाम्स की प्रैक्टिस करवाते रहूँगा, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।